नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत की राजनीति में एक से एक कारनामे हुए हैं। अभी तो आप कई कारनामे सुन रहे होंगे। वर्तमान राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, मोदी जी के बारे में, मोदी जी की पार्टी के बारे में बहुत सारे सुनने को मिलते होंगे। लेकिन वो कारनामे जो अब प्रकाश में आ रहे हैं, जो चर्चा में बहुत पहले से थी, दबी जुबान में लोग चर्चा करते थे, सामने नहीं आती थी बात, कभी सामने आ ही नहीं पाई, जानते सब थे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सब कुछ जानता है, उनके जहन में है ये सारी बातें, लेकिन वो पब्लिक में कहने से डरते थे, छुपते थे, छिपाते थे। अब वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के लिए क्या क्या तिकड़म कर सकती है, सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के पहले इंदिरा गांधी वो क्या क्या कर सकती हैं, इस पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर एक बार राइडर लगाते हुए कि ना तो मुझे और ना ही आपको कोई कांग्रेस पार्टी से या सोनिया गांधी से या कांग्रेस के किसी और नेता से कोई जाति दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही कोई एजेंडा चलाना है, बिल्कुल भी नहीं। जो बात रखनी है वो बिल्कुल साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर रखनी है, तथ्यहीन बात नहीं करनी है। और अगर कोई ये कहे कि 1947 के पहले का कांग्रेस और फिर 1947 के बाद का कांग्रेस, 1947 से 1950 तक का कांग्रेस और फिर 1950 के बाद का कांग्रेस, 1950 से 1964 तक का कांग्रेस और फिर 1964 से 1966 तक का कांग्रेस और फिर 1966 से 1980 तक का कांग्रेस और फिर 1980 से अब तक का कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग। हां, ये आप कह सकते हैं कि 1950 के बाद जिस कांग्रेस को आपने देखना शुरू किया और आज 1980 के बाद जो कांग्रेस तेजी से चला उसी रास्ते पर लगभग, उसको जो 2026 में देख रहे हैं, इसकी झलक 1950 में ही मिल गई थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से एक प्रकार की एफिनिटी रखते हैं, प्रशंसक रहे हैं। प्रशंसक नहीं, मतलब एक ऐसे विचार का प्रशंसक। कांग्रेस एक खुले विचार की पार्टी थी, इसीलिए कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचार है, एक स्वच्छंद विचार है। इस विचार में जिनकी जिनकी आस्था है वो कांग्रेसी हैं, इस विचार में जिनकी आस्था नहीं है वो कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस का विचार क्या था? कांग्रेस का विचार था मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन। सेक्टेरियन विचार कांग्रेस का नहीं रहा। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस सबसे ऊपर बिना भेदभाव के नागरिकों को एक समभाव से देखना। ना जेंडर, महिला पुरुष का विभेद नहीं, जाति का विभेद नहीं, धर्म का विभेद नहीं, इंसान इंसान है, मानव मानव है। यही कांग्रेस की फिलॉसफी है, ऐसा कांग्रेसी कहते हैं। और इस फिलॉसफी में जिस किसी को भी यकीन है वो कांग्रेसी है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ने 1950 से ही अपनी इस विचारधारा को त्यागना शुरू किया। और 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, 47 में गांधी, 48 में गांधी की मृत्यु के बाद और 1950 से धीरे धीरे जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी वक्त से कांग्रेस ने कोई और राह पकड़ ली। और उस राह का जो अब आखिरी पगडंडी है
वो आपको 2026 में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस राह तक चलने में एक बहुत बड़ा कालखंड 2-3 व्यक्तित्व का है। एक बड़ा कालखंड तो पंडित नेहरू का स्वयं है, जो 1947 से 1964 तक, और फिर 2 वर्ष का कालखंड आप हटा दें 1964 से 1966 के बीच में जो बनी सरकार लाल बहादुर शास्त्री की, उनको अगर आप हटा दें तो उसके बाद 1966 से लेकर के 1984 तक इंदिरा जी का कार्यकाल, उस बीच में 2-3 वर्ष शासन नहीं रहा कांग्रेस का 1967 से लेकर के 70 तक। लेकिन ये पूरा कालखंड कांग्रेस के लिए इंदिरा का कालखंड था। और फिर 1984 के बाद जो कालखंड आया है उसमें राजीव का कालखंड तो सिर्फ नाम के लिए है, 5 वर्ष का। कालखंड में एंट्री हो चुकी है एक विशेष व्यक्तित्व का, उस व्यक्तित्व का नाम है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी का कालखंड आप 1980 से ही जोड़ना शुरू कर दें, 1980 से वो कालखंड आज तक चल रहा है। मतलब 46 वर्षों का सबसे लंबा कालखंड अगर कांग्रेस में किसी एक व्यक्तित्व का है तो वो है सोनिया गांधी। लेकिन कांग्रेस ने अपना रास्ता मानवतावादी होने का जो था, या मानवतावादी रास्ते पर जो कांग्रेस चल रही थी, जिसमें मानवीय वैल्यू सबसे ऊपर था, विभेद नहीं था, उसको कांग्रेस ने हटाया कैसे, तोड़ा कैसे, और कैसे कालखंड में कैसे कैसे पैक्ट हुए, घिनौने पैक्ट हुए, इतने खतरनाक पैक्ट। एक तो कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो परिवार प्रमुख था, उस परिवार में गहरा टूट हुआ। संजय गांधी के जाने के बाद, संजय गांधी की एक प्रकार से अकाल मृत्यु हुई एयर क्रैश में, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। उस मृत्यु के बाद जो घर में विच्छेद हुआ, जो टूट हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 1980 का मैंने इसीलिए जिक्र किया कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद ही इस कालखंड में कांग्रेस ने कैसे दिशा बदली, और कांग्रेस के ऊपर जिस परिवार का कब्जा था वो परिवार कैसे टूटता चला गया, और फिर एक के बाद एक अनैतिक पैक्ट्स होते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको एक ऐसे आइडियोलॉग का वीडियो सुनाने जा रहा हूं, जो वीडियो आप सुनेंगे, और ये वीडियो कहां का है, ये वीडियो है उसी विश्वविद्यालय का जिस विश्वविद्यालय के साथ एक खास पैक्ट की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस की नाकामियों को या कांग्रेस की गलतियों को बताने की, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, जो सत्य बात है, जो कालांतर में घटित हुआ है, उसको रखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मैं रिस्पेक्ट करता हूं कांग्रेस का, लेकिन कालांतर में जो घटनाएं हुई है उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे हैं जो उनके तथाकथित सिंपथाइजर हैं। अब मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये अच्छे ऑथर हैं, ये कॉलमनिस्ट हैं, बड़े बड़े अखबारों में इनके आर्टिकल छपते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन के ये फेलो भी हैं। हालांकि रॉकफेलर से मैं बहुत उस पर क्रिटिकल रहा हूं, आगे भी रहूंगा, उसी फाउंडेशन से इनका संपर्क है। लेकिन चाहे किसी भी फाउंडेशन से संपर्क हो, जो बात ये कह रहे हैं वो विस्फोटक बात कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं। मुझे तो लगा कि ये बात ये कैसे बोल रहे हैं, मुझे हैरानी है। रॉकफेलर फाउंडेशन के फेलो ये बात कह रहे हैं, मैं हैरान हो गया। लेकिन ये बात आपको जाननी चाहिए, देखनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने देखा भी होगा। आज इस वीडियो का जिक्र क्यों कर रहा हूं, उस पर आने के पहले जरा इस वीडियो को दिखाता हूं, जरा देखिए इस वीडियो, फिर जो बात कहूंगा वो बहुत तेजी से आप समझ पाएंगे। वो काम कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया 1950s के बाद। इट इन अ सेंस फ्रोज दैट स्टेटस को। सो शाबानो, आई मीन लुक, 80s में जो कांग्रेस पार्टी ने, बट
हम सलाह मशवरा से करेंगे, थोड़ा ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे। वो काम कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया 1950s के बाद। इट इन अ सेंस फ्रोज दैट स्टेटस को। सो शाहबानो, आई मीन लुक, 80s में जो कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म के साथ किया वो किसी भी प्रिंसिपल में नहीं जस्टिफाई कर सकते। कांग्रेस पार्टी नेवर डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। It took a regressive stance on Shah Bano. There were better ways of, in a sense, handling it, handling the substance of it, handling the politics of it, right? So, एक वो जो construction बन गया जो बीजेपी का था, which got widespread acceptance कि भाई ये तो appeasement की राजनीति है. Now, the critique of that view is that appeasement की इस सेंस में नहीं है, because minorities got the worst of both worlds. Symbolically आपने ये सब स्ट्रक्चर्स बना दिए to create these structures and complete failure of political nerve. 400 सीट हैं, फिर भी बिहार में एक छोटा सा एजिटेशन होता है, you know, you right? 1983 Sikh riots, you lost credibility. वो सब नैरेटिव बिल्कुल सही था. नॉट जस्ट दैट, आई विल गो व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री. ये जो हिस्ट्री के विवाद हुए इमरजेंसी के दौरान, सीपीआई और इंदिरा गांधी ने जो पैक्ट किया इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को एक तरह से करने का, डिजास्टर फॉर एकेडमिक लाइफ इन इंडिया, राइट? और लेफ्ट भी काफी कंप्लिसिट थी उस पैक्ट में. वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट, राइट? सो ये जो एक प्रक्रिया बनी है उससे कांग्रेस पार्टी के प्रति सब उसको शक की बात. और ट्रेजेडी कांग्रेस पार्टी ये, किसी को नहीं रहा विश्वास कांग्रेस पार्टी में. मुसलमानों को नहीं रहा विश्वास, हिंदुओं को विश्वास नहीं रहा. आई मीन कांग्रेस इज डिजास्टर इन नॉर्थ इंडिया वाज पार्टली बिकॉज नोबडी ट्रस्टेड कांग्रेस, राइट? एंड हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी कुड put it itself in that. So absolutely, there's no question the demise of Indian secularism was an internal demise of what the Congress party did repeatedly, particularly after the 1970s and 80s. ये हैं भानु प्रताप मेहता. नामी कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि भानु प्रताप जी रॉकफेलर फाउंडेशन के फेलो भी हैं और ये भाषण दे रहे हैं. ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, उनका लेक्चर हो चुका है. ये क्वेश्चन आंसर सेशन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का. 1-2 महीने पहले का है, लेकिन अब ये वीडियो अनर्थ हुआ है. मैं जब शोध कर रहा था तो मैंने इनको देखा और उस दौरान इन्होंने जो बात कही, पूरे हॉल में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया और ये खुद भी अनकंफर्टेबल हो गए. जो इनकी जुबान निकल गई वो जुबान जबरदस्त है. और ये बात आपको अब समझ लेना चाहिए कि ये कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा है, कोई संघ का आदमी नहीं कह रहा है, मोदी नहीं कह रहे हैं, कोई और नेता नहीं कह रहे हैं, या अपोजिशन पार्टी के ही कोई और नेता नहीं कह रहे हैं. ये एक ऑथर, एक वेल एक्लेम्ड कॉलमनिस्ट जो बहुत हद तक कांग्रेस का सिंपैथाइजर है और वो कांग्रेस पार्टी के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता और अपने भरोसे को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है. और वो जिक्र कर रहे हैं कि 1970-76 के बाद, 75-76 के बाद जो इमरजेंसी लगा, उसके बाद से तो कांग्रेस ने जो गलतियां की रिपीटेडली, उसमें साहबानों का भी उन्होंने जिक्र किया कि साहबानों प्रकरण को वो किस तरह से हैंडल कर सकते थे, नहीं किया. तो वो जो मानवतावादी अप्रोच था, नॉन सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स का जो अप्रोच था, एक इगैलिटेरियन पॉलिटिक्स का जो अप्रोच था, समतावादी पॉलिटिक्स का जो अप्रोच था, उसको कांग्रेस ने तिलांजलि दे दी और कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को अपना आधार बना लिया, अपनी फिलॉसफी बना ली
और उसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ाते रहे। हालांकि वो आगे कहते हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बीजेपी ने काउंटर तो किया, लेकिन मेजोरिटोरियन पॉलिटिक्स से किया और बीजेपी को एक बोनांजा हाथ लग गया। ठीक है, एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में उनका ये जो उद्बोधन है ये बिल्कुल सही भी है। ठीक बात है, कोई अपोजिशन को लगेगा कि कोई उनकी पार्टी जो है वो जिस विचार पे चल रही है उस विचार को हम टार्निश करके हम अपनी स्थिति को मजबूत करें, ये कोई भी पार्टी सोच सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई गलती नहीं है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की अलग से विवेचना होगी तब उनकी गलतियों को, उनकी नाकामियों को आगे रखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि साहबानो प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, सिख राइट का जिक्र कर रहे हैं, इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। इस सब के अलावा जो सबसे खतरनाक जिक्र है प्रताप भानु मेहता का, मित्रों, सबसे खतरनाक, वो तो चौंकाने वाला है और जिसको लेकर के कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे ज्ञान परंपरा को तोड़ा गया, हमें कमतर बनाया गया, हमें दोयम बनाया गया, हमें किसी और ज्ञान के रास्ते पर ले जाया गया। और इसके बारे में भानु प्रताप मेहता का जो ये रहस्योद्घाटन है, ये खुलासा है, ये आपकी आंखें खोल देगा। भानु प्रताप मेहता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, और खासतौर से इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पोस्ट इमरजेंसी कम्युनिस्ट पार्टी से, लेफ्ट पार्टियों से एक समझौता करती है और वो समझौता होता है लेफ्ट इकोसिस्टम जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में है। नाम लेकर के कह रहे हैं, वो संकेत नहीं कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का या छायावाद में बात नहीं कर रहे हैं। वो स्पष्ट डायरेक्ट डिपार्टमेंट का नाम ले रहे हैं, किस विभाग का है उसका नाम ले रहे हैं और सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि भारत के ज्ञान परंपरा पर एक प्रकार से हमला किया गया। क्या हमला था साहब? हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जेएनयू, उसके बारे में वो शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं, डंके की चोट पर कैमरे पे कह रहे हैं कि जेएनयू के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और इंदिरा गांधी के साथ एक खास पैक्ट हुआ और उस पैक्ट को चीयर किया गया लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा, लेफ्ट पार्टियों के द्वारा, सीपीआई के द्वारा, सीपीएम के द्वारा, और जो लेफ्ट संगठन थे, स्टूडेंट यूनियन और भी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है लेफ्ट का, उस सबके द्वारा कांग्रेस और डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जेएनयू, इस दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ कि आप इतिहास को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्या नैरेटिव सेट करेंगे, कैसे आप बौद्धिक रूप से एक विशेष नैरेटिव को फ्लैग करेंगे और उसको डिस्कोर्स के केंद्र में लाएंगे, वाद के केंद्र में लाएंगे, चर्चा के केंद्र में लाएंगे, कैसे आप उसको हर नुक्कड़ पर यह चर्चा शुरू हो जाए, जो आप कहें उसी पर चर्चा हो। और फिर उनका यह कहना है कि यह डिजास्टर था और वो ये कह रहे हैं कि ये जो समाज में जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, वो आगे कह रहे हैं, अगर आप इनका पूरा वीडियो अवेलेबल है आप सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी अगर स्थिति 1930 की बन गई है तो इसके लिए मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी नहीं, दो बड़े पर्सनालिटी पर। वो कह रहे हैं कि देखिए, प्री इंडिपेंडेंस तो नेहरू और गांधी के बीच में ये हमेशा ये चलता रहा कि जो वो कहना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आखिरी पेजेस का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे थे ये पता ही नहीं है, नेहरू खुद कह रहे हैं। उसका ये उदाहरण दे रहे हैं भानु प्रताप जी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू खुद ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत भयंकर कंफ्यूजन था। तो अभी जो 1930 की जो वो कह रहे हैं कि 1930 के हालात क्या बन गए हैं भारत में,
क्या हालात हैं साहब? उस वक्त भी कम से कम दो कम्युनिटी के बीच में बहुत गहरा डिस्ट्रस्ट हो गया था, अविश्वास का वातावरण बन गया था। क्या वही अविश्वास का वातावरण अभी बना हुआ है? और उसके तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो अविश्वास का जो वातावरण है, इसे मिटाने में नेहरू और गांधी दोनों फेल हो गए। गांधी भी फेल हो गए, वो विश्वास नहीं बहाल कर सके, और नेहरू भी फेल हो गए, वो विश्वास नहीं बहाल कर सके। और फिर अन्य जो अविश्वास का वातावरण अंबेडकर के तरफ से या अन्य और ग्रुप के तरफ से, वो सब ग्रुप को छोड़ दीजिए, लेकिन लार्जर जो पिक्चर भानु प्रताप मेहता दे रहे हैं कि दो बड़े कम्युनिटी, खासतौर से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो विश्वास बनाना चाहते थे गांधी, वो नहीं बन सका। और उसके लिए भानु प्रताप जी कह रहे हैं कि गांधी ये चाहते थे कि विश्वास का मतलब होता है विश्वास कर लेना, झूठ है या गलत है, भरोसा कर लेना। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट के में जो गांधी ने समर्थन किया खिलाफत का, वो इसलिए किया कि चलो हम एक बार भरोसा करके देखते हैं तुम्हारे ऊपर। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? 1946 आते आते एक डायरेक्ट एक्शन हो गया। वो जिक्र कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये जिक्र नहीं किया कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी का समर्थन था खिलाफत मूवमेंट को, उसके पीछे का फिलॉसफी ये था कि वो चाहते थे कि हम कोई डाउट ना रखें, हमारा कोई भाई अगर कुछ कर रहा है तो हम भरोसा रखते हैं उसके ऊपर कि वो बदलेगा। लेकिन बदलाव नहीं हुआ और गांधी फेल हो गए। ये जो भरोसे की जो राजनीति नहीं, भरोसे की जो विचारधारा लेकर के गांधी और नेहरू चल रहे थे, तो अतिशय मानवतावादी जो भरोसा था उनका, वो टूट गया। एक कौम के रूप में जो दूसरा रेसिप्रोकेट करना चाहिए था दूसरे ग्रुप के तरफ से, उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया। और इसका जिक्र कर रहे हैं कि गांधी और नेहरू स्वयं बिखर गए, टूट गए। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे तो इतना बीभत्स रूप ले लिया ये, खासतौर से 1970 के बाद, और जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जिस विश्वविद्यालय में वो बैठे हुए हैं, उस विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने डिजास्टर किया। मतलब डिजास्टर का मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इतिहास विभाग ने, उस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया। ऐसे नैरेटिव को प्रतिपादित किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, झूठ नैरेटिव फैलाया। और वो जिक्र कर रहे हैं कि जैसे सावरकर का नैरेटिव था, सावरकर का जो नैरेटिव था वो जानबूझ करके फ्लैग किया गया, सावरकर के नैरेटिव। और तब वो फ्लैग हो रहा है जब स्वयं इंदिरा गांधी सावरकर की सराहना करते हैं, सावरकर के स्टैच्यू बनाने में अपने अकाउंट से पैसा डोनेट करते हैं। ये इंदिरा जी के पोते को मालूम नहीं है, इसलिए वो उसको माफी वीर माफी वीर माफी वीर कह रहे हैं। मतलब उसके बाद जो एक नया तरह का एकेडमिया बना, भानु प्रताप मेहता उस तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि उसके बाद जो नया एकेडमिया बना, इंदिरा और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच के पैक्ट के बाद, उस नैरेटिव ने डिजास्टर कर दिया और उससे और गहरा हुआ डिस्ट्रस्ट। क्योंकि जिस अपीजमेंट का आरोप गांधी पर लगा था, वो अपीजमेंट अब अपने बदतर रूप में 1970 के बाद के दशक में भारत में प्रवेश कर गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सोनिया का भी पैक्ट बहुत खतरनाक था। 2013 में सोनिया गांधी ने जो वक्फ विधेयक आया है, वो विधेयक क्या था साहब? कि किसी को कोई अधिकार नहीं होगा, वक्फ बोर्ड तय कर देगा। वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि ये जमीन हमारी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाइए और ट्रिब्यूनल में उनके ही नुमाइंदे बैठे होंगे, उनसे आप कैसे न्याय लेंगे अब आपको देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके नुमाइंदे जो है बैठे हुए वो अन्याय ही कर देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी जिसमें न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। और अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर हाथ रख दिया कि ये जमीन हमारी है, तो फिर वो जमीन उसकी हो गई। ऐसा उन्होंने विधेयक ला दिया जाते जाते। अब आप जो दो कालखंड के जो दो नेतृत्वकर्ता हैं, सोनिया और इंदिरा, दोनों संयोगवश महिला हैं। कमाल की बात है, सास पुतोहू में झगड़ा होता है, एक पुतोहू झगड़ करके बाहर चली गई, लेकिन जो बड़ी पुतोहू हैं, बड़ी बहू हैं, उनके साथ सासू मां का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। सासू मां गुजर गई तो सासू मां के उन्हीं विचारों को
बड़ी बहू आगे बढ़ाती रही और आगे नहीं बढ़ाई, इस हद तक बढ़ा दिया। राइट्स का बिल आया, और खास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच अगर राइट हो तो उस राइट्स का विधेयक आया, उसमें कहा गया कि नहीं, चाहे दंगा कोई भी भड़काया हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हिंदुओं की होगी, फिक्स तो जिम्मेदारी होगी हिंदुओं की। अब इस तरह का विधेयक आ रहा था, यह अपीजमेंट नहीं है। अब इसी की तरफ प्रताप भानु मेहता इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश में जो विश्वास की बहाली हो सकती थी, उस बहाली को, उसी फैब्रिक को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये भानु प्रताप मेहता कह रहे हैं, वो भानु प्रताप मेहता जो मोटे तौर पर कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, वो भाजपा के एक प्रकार से विरोधी हैं, वो मेजोरिटोरियन पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, इगैलिटेरियन समतावादी राजनीति में यकीन करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि एक्सोटिसिज्म जो है, वो जो वैदेशीय जो बात कह रहे हैं कि हम विदेश का जो डेमोक्रेसी हो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। भारत का डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी और गहरी बात है वो ये है कि भारत में जो अविश्वास का दौर चला, उसके लिए पार्टी कौन जिम्मेदार है। वो पार्टी सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या रेमेडी है सारी समस्याओं का? He is a great thinker, he is a good thinker, or whatever he said, it is all pertinent. इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए साफ साफ। और ये वहां कह रहे हैं, ये उसी विश्वविद्यालय में, उसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ चर्चा में प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विश्वास का संकट पैदा किया, और खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने डिजास्टर किया, और वो डिजास्टर का आधार था इंदिरा और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच का एक पैक्ट, और उस पैक्ट को चीयर किया लेफ्ट इकोसिस्टम ने, लेफ्ट की पूरी पार्टियों ने एक प्रकार से उसको मनाया, सेलिब्रेट किया, उसको अच्छा लग रहा था, कहा ठीक है ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अविश्वास का वातावरण हुआ है, ये जो पैक्ट हुए हैं कालांतर में, ये बेहद खतरनाक पैक्ट है। मतलब इस तरह का एकेडमिक पैक्ट होना, या फॉल्स नैरेटिव, या उस नैरेटिव को जो डिविसिव नैरेटिव हो सकता है, उसको फैलाने की जिम्मेदारी लेना, आप न सिर्फ देश को तबाह कर रहे हैं, देश में डिविसिव वातावरण पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप जनरेशंस को मिस इन्फॉर्मेशन, गलत नैरेटिव उनके दिमाग में बो करके पूरे जनरेशंस को तबाह करना चाहते हैं। एक कालखंड उससे प्रभावित नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी, और आज वही हो रहा है। आप हैरान होंगे कि उसी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से, या उसी विश्वविद्यालय से, उसी कैंपस से निकल करके एक अभी जुल्फी वाला एक लड़का है जो जगह जाकर के इंटरव्यू लेता है। वो मजाक में किसी, मेरे ख्याल से किसी हिस्टोरियन से इंटरव्यू ले रहा था, और मजाक में कह रहा था, बताइए साहब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, कैसा फर्जी नैरेटिव चल रहा है, बख्तियार खिलजी ने जलाया। कहां बख्तियार खिलजी ने जलाया? अब बताइए। बख्तियार खिलजी के जलाने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, और यह ऐतिहासिक प्रमाण हमने, आपने और बीजेपी ने, संघ ने नहीं दिया है। यह ऐतिहासिक प्रमाण इतिहासज्ञों ने दिए हैं, हमारे यहां जो विदेशी यात्री आए उन्होंने दिए हैं। उनकी बात पर उनको भरोसा नहीं है, और वो मजाक कर करके ये इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा है, और उस इंटरव्यू में भी जवाब उनको मिल रहा है उनके उलट जो वो चाहता है। तो इसको कहते हैं कि नैरेटिव सेट करना, कि गलत नैरेटिव लेकर के सोशल मीडिया पे चले जाओ, उससे लोगों को गलत सूचनाएं दो, भ्रम पैदा करो। किसी ने तो कह दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसी और ने, एक खास जाति के लोगों ने जला दिया, और यह नैरेटिव कहां से चलना शुरू हुआ? जाने माने हिस्टोरियन हैं साहब, और एक .com है जो टोटल असत्य बात कर रहा है, लेकिन वो लिख रहा है कि सत्य .com। वो .com, उस .com पर चला राम पुनियानी की तरफ से। एक तथाकथित पत्रकार भी हैं उसमें, वो तथाकथित पत्रकार राम पुनियानी से चर्चा कर रहे हैं। राम पुनियानी एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी नहीं था, वो तुर्की नहीं था, वो आक्रांता नहीं था, हमारे आपके बीच के किसी एक जाति विशेष ने उसको जलाया है। ये विश्व वमन किया जा रहा है।
ये उसी पैक्ट की तरफ प्रताप भानु मेहता इशारा कर रहे हैं कि ये जो आप डिजास्टर कर रहे हैं कि किसी एकेडमिक्स में घुस करके कोई पैक्ट करते हैं, अंदर खाने पैक्ट करते हैं, ये कोई ऐसा तो हुआ है नहीं कि कहीं सिग्नेचर हुआ है इंदिरा गांधी और रोमिला थापर के बीच में, या इंदिरा गांधी या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच में। लेकिन ये पैक्ट के बारे में प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं, तो आप यकीन करिए कि हां ये पैक्ट था, कोई रिजोल्यूशन नहीं था जिसके ऊपर साइन हुआ है, लेकिन ये अंदरूनी एक प्रकार से सहमति थी कि हाँ आप ऐसा करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और फिर आपको जो बदले में चाहिए वो हम देते रहेंगे। यही पैक्ट था। और फिर सोनिया का जो खतरनाक पैक्ट था, ये तो पिछला 2004 से लेकर के 2014 तक आपने देखा ही क्या क्या पैक्ट हुए। हिंदू आतंकवाद का नया मैन्युफैक्चर किया गया नैरेटिव, दिग्विजय सिंह को, एक फिर तथाकथित उर्दू के पत्रकार ने किताब लिखा, उस किताब का विमोचन करवाया। नायक जी को कहा कि जाकिर नायक जी का समर्थन करने के लिए इसी सोनिया के नेतृत्व में माननीय दिग्विजय सिंह प्रचार कर रहे थे, जाकिर नायक जी। तो डिस्ट्रस्ट, डिविसिवनेस, इसको आगे बढ़ाने में सोनिया और इंदिरा की जो भूमिका है वो अतुलनीय है। केवल इमरजेंसी या फिर इंदिरा की मृत्यु के बाद सिख राइट ही नहीं, और भी बहुत सारे कारनामे हैं, खतरनाक कारनामे, खतरनाक पैक्ट। तो सोनिया और इंदिरा के खतरनाक पैक्ट और भी हम आपको बताएंगे। आज जो हमने बताया वो प्रताप भानु मेहता के सौजन्य से बताया। ये प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई इरादा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ कैंपेन करने का ऐसा नहीं है। लेकिन जो तथ्य प्रताप भानु जी ने दिया है और जो तथ्य मैंने दिया है, उसमें अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।